हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम ये फिनेंशियल मैनेजमेंट जो एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इसकी स्टडी करेंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली व्हाट यू नो अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम जो फाइनेंस हो जो कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो कंपनी को एक तरह के फ़ंड की ज़रूरत होती है, उसकी स्टडी करते हैं कि कंपनी जो है वो अपना फ़ंड कहाँ से ले, कैसे ले, किससे ले और किस पर्पस के लिए ले। तो उसी के बारे में हम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी करते हैं। अब देखो तुम देखो कंपनी को तो फंड की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, जो उसके डे टू डे एक्सपेंस है उसको मीट करने के लिए जो कंपनी को है वो फंड की नीड होती है। तो कंपनी को फंड चाहिए होता है, इसलिए कंपनी जो है वो ये डिसीजन लेती है कि हम कैसे पैसे ले, कहाँ से पैसे ले और क्यों पैसे ले। तो यही हमारी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अक्सर कंपनी 3 तरह के डिसीजन लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो कंपनी जो है वो 3 तरह के डिसीजन लेती है। एक तो है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा एक तो हमारा सबसे पहले होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और सेकंड नंबर पे होता है इन्वेस्टिंग डिसीजन, और थर्ड नंबर पे होता है डिविडेंड डिसीजन। तो कंपनी जो है इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप्स के डिसीजन लेती है। एक होता है फाइनेंस डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। तो ये हम आगे सारा पढ़ेंगे, ये हमारे चैप्टर है पूरे पूरे इस पे, इन डिसीजन के बारे में। तो कंपनी किस प्रकार से अपने डिसीजन लेती है ये सब हम स्टडी करते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट डिवोटेड टू ए जुडिशियस यूज ऑफ कैपिटल एंड ए केयरफुल सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इनेबल द डायरेक्शन ऑफ रीचिंग इट्स गुड्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। तो जो बिजनेस मैनेजमेंट होती है वही हमारे जो होती है फाइनेंशियल डिसीजन लेती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इस तरह के डिसीजन लेते हैं कि कैसे हम जो कैपिटल है, जो कंपनी को फंड चाहिए होता है, उसको कहाँ से लाए, कहाँ पे यूज़ करें और किस तरह से यूज़ करें। तो ये हमारा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर टू मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ और एफर्ट्स टेकन टू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सिंपल सा ही मीनिंग है, जो भी हम मैनेज करते हैं, जो भी हम डिसीजन लेते हैं किसके रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, जो भी हम डिसीजन लेते हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, वो हमारा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाउ टू वी टेक फाइनेंस फ्रॉम द आउटसाइड and how to use this finance into various activities is called financial management। कैसे हम पैसे बाहर से लेते हैं और कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, और जो आखिरी में हमारा पैसा बच जाता है उसको हम किस तरह से अपने शेयर होल्डर को बांटते हैं। तो इस तरह से डिसीजन को ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन बोलते हैं। ठीक है। इट्स इंक्लूड्स फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिनेंशियल कंट्रोल। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट के में ये कवर होता है। फिनेंशियल प्लानिंग, जो हम फिनेंशियल की प्लानिंग करते हैं, भाई हम कैसे अपना पैसा लेंगे, किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। और ये हमारा फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन,
जो हमारा ये फिनेंशियल किस तरह से हम जो हमारा फंड्स है उसको मैनेज करेंगे, और कंट्रोल फिनेंस को कैसे कंट्रोल करेंगे कि कहीं हम ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर रहे फिनेंस। जो हमें फिनेंस को यूज़ करना चाहिए वो कंपनी में, वो हमको ऐसी जगह पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पर रिटर्न तो ज़्यादा और हमारी कॉस्ट क्या हो वो कम से कम लगे। क्या कहा मैंने, जहाँ पे हमारी रिटर्न ज़्यादा हो वो कॉस्ट कम से कम लगे, वो हमारा होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्या पर्पस है फिनेंशियल मैनेजमेंट का। अब देखो, हमें फिनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हैं फिनेंसिंग मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और डिविडेंड डिसीजन का। सॉरी, मैनेजमेंट नहीं, डिसीजन। कौन कौन से डिसीजन बोले मैंने, फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और एंड डिविडेंड डिसीजन। ये आपके पूरे आपके चैप्टर है तो इसको ध्यान से सुनना। पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट इन 3 डिसीजन पर ही बेस है। सबसे पहले हमारा पास है जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ए बिजनेस फर्म इज़ प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो नेचुरली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज़ द वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव। आपने सुना ही होगा जो बिजनेस का पर्पस होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है। आजकल तो वैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो ज़्यादा बिजनेस का मोटिव बन चुका है। बट एक बैग अगर पीछे की देखें तो हम बिजनेस, हर एक बिजनेस जो है वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी क्या ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कैसे अर्न कर देगी वो, जो जहाँ पे ये जैसे कंपनी पैसा लेगी और किस कहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाएगी वो, और जो कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होएगा वो कंपनी का, वो कंपनी के लिए क्या होगा, वो बेनिफिट होगा। इसलिए यही ऑब्जेक्टिव ही है कंपनी का कि वो अपने प्रॉफिट को क्या है, मैक्सिमाइज कर सके। जो कंपनी डिसीजन लेती है फिनेंशियल मैनेजमेंट में, वो एक तो उसका होता है प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर सके। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब इसके आर्गूमेंट इन फेवर है, कुछ आर्गूमेंट इन फेवर है। प्रॉफिट एज ए प्राइम मोटिव विच कंट्रीब्यूट्स टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट परफॉर्मेंस। लिखा है जो कंपनी का प्राइमरी मोटिव है वो प्रॉफिट होता है, जो कंपनी की बेटर और एफिशिएंट परफॉर्मेंस को में हेल्पफुल साबित होता है। ओबीसी बात है, जो जब कंपनी के पास जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट देगा। इट इंश्योर्स मैक्सिमम रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। हम जो फिनेंशियल डिसीजन लेते हैं उसमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर है उनको वो इंश्योर हो जाते हैं कि उनको ज़्यादा ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। हम इस तरह से डिसीजन लेते हैं क्योंकि हम ये फिनेंशियल मैनेजमेंट में लीवरेज की भी स्टडी करते हैं। लीवरेज की स्टडी क्या करते हैं, जो हमारा ऐसी जगह से हम फंड लेते हैं जहाँ से हमारा क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे रिटर्न ज़्यादा और उसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो। ऐसी जगह से हम पैसा लेते हैं जहाँ पे हमारा कॉस्ट कम हो उसकी और रिटर्न ज़्यादा हो। जैसे हम डेट और इक्विटी से इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा होता है फिनेंसिंग डिसीजन। जो हम डेट से पैसा लेते हैं वो हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों होता है डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि डेट टैक्स डिडक्टेबल होता है। जो हम डेट पर अपना इंटरेस्ट पेड करते हैं, जो कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है किसके ऊपर, डेट के ऊपर, वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस होता है। इसलिए जो डेट है वो हमारा चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। समझ में आया, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो अभी मैंने आपको बताया। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेट लेना पसंद करती है बिकॉज डेट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। डेट में कंपनी को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसका प्रॉफिट जो होता है उससे मैक्सिमाइज होता है बिकॉज वो टैक्स डिडक्टेबल होता है।
जो कंपनी इंटरेस्ट पेड करती है डेट पे, वो टैक्स कैलकुलेटिंग करने से पहले ही उस प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाता है उस इंटरेस्ट का अमाउंट, और जो कंपनी के पास बचता है अमाउंट उस पे टैक्स कंपनी पेड करती है। तो हमारे पास प्रॉफिट भी है, वो हमारे पास टैक्स भी कम आता है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इसलिए कंपनी क्या लेना पसंद करती है ज़्यादा, डेट रेदर देन इक्विटी। इक्विटी जो है कंपनी के लिए वो क्या कॉस्टली है, किसके रिगार्डिंग, डेट से कॉस्टली है इक्विटी यूज़ करना। देखो कंपनी, जैसे मान लो, एक सेकंड, जैसे मान लो कंपनी कंपनी के पास सारे कंपनी जो है उसने सारे एक्सपेंस करके, जितने भी है अपने एक्सपेंस करके कंपनी के पास अमाउंट, ऑपरेटिंग जो भी एक्सपेंस होते हैं कंपनी के, वो सारे करके कंपनी के पास पड़ते हैं। जैसे EBIT होता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कंपनी के पास बचती है 50,000। तो कंपनी के पास वो 50,000 बचती है, उसमें से कंपनी क्या है, कंपनी ने डेट ले रखा है, मान लो 50,000 सपोज कर लो कंपनी ने डेट ले रखा है, 50,000 डेट ले रखा है, उसके ऊपर कंपनी जो है 20% इंटरेस्ट पेड करती है। तो 50,000 का 20% 10,000, तो इसमें से जो 10,000 है वो लेस हो जाएंगे और कंपनी के पास 40,000 बचेगा। ये अमाउंट बचेगी EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, बट अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो टैक्स के बाद अमाउंट बचेगी, और सॉरी जो इंटरेस्ट के बाद अमाउंट बचेगी वो बचेगी 40,000, और जो टैक्स से पहले अमाउंट बचेगी वो 40,000 बचेगी। तो कंपनी जो है वो, अब देखो जैसे टैक्स की अमाउंट है कंपनी की 40%, उसको 40,000 में टैक्स पे करना है। तो 40,000 का 40% 16,000। तो कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो शेयर होल्डर के लिए पैसा बचेगा, वो 40 माइनस 16,000, वो बचेगा 24,000। तो कंपनी के पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो 24,000 रिमेनिंग रहेगा। अब देखो हमारा प्रॉफिट जो है इससे वो बढ़ गया है। अगर हम यहीं पे डेट जो है वो यूज़ ना करते, जैसे हमारा 50,000, जैसे हमारा 50,000 प्रॉफिट हमारा बचा था, अगर कंपनी डेट ना यूज़ करती तो उसको कंपनी को 50,000 पे जो हमारा 40% टैक्स था वो देना पड़ता, सॉरी, जो हमारा 40,000 टैक्स देना पड़ता, 40% टैक्स देना पड़ता, जो होता 20,000, ठीक है, और कंपनी के पास अमाउंट रह जाती 30,000। अब ये 30,000 जो कंपनी के पास अमाउंट जो रह जाती, तो ये हमारा कंपनी के पास प्रॉफिट बच जाता। तो कंपनी को है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, डेट का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंपनी को रिटर्न हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इफ़ दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट देयर वुड नॉट बी एनी प्लेस फॉर कंपटीशन। अगर ये ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। अगर कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं होगा तो कंपटीशन कहाँ से होगा। इट प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ ए बिजनेस। ये कंपनी की जो ग्रोथ है, बिजनेस की ग्रोथ है, वो ज़्यादा हेल्प करने पर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है, ये जो कंपनी की ग्रोथ है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करने पर हेल्पफुल होता है। कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी, जो हम डिसीजन लेते हैं, जैसे कहाँ से हम पैसा लें और कहाँ पर लगाए, उससे क्या है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमें हो सके। इसलिए वो हमें ग्रोथ कर, जो कंपनी क्या चाहती है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करें, हमारे जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के
उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले और कंपनी की ग्रोथ क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा एक बात बताओ, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगी? नहीं, कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देगी तो कंपनी की ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। कंपनी की ग्रोथ कभी तभी होगी अगर वो क्या करे, अपने पास रिटेन्ड अर्निंग भी रखे। नो प्रॉब्लम, डिविडेंड भी दे कंपनी शेयर होल्डर को और अपने पास जो है वो रिटेन्ड अर्निंग भी रखे। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है आपको आगे पता चलेगा। जैसे जैसे चैप्टर रहेंगे आपको क्लियर बातें जो है वो क्लियर होती जाएगी। रिटेन्ड अर्निंग जो है कंपनी भी ज़्यादा ज़्यादा अपने पास रखे, क्योंकि जैसे जैसे अपने पास कंपनी पैसा रखेगी, जो कंपनी की है वो ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कंपनी आने वाले टाइम पे उस पैसे का यूज़ करेंगे। कंपनी उस पैसे को कैपिटलाइज करेगी, उससे नई नई मशीनरी खरीदेगी, तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इट एक्ट एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। ये जो हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट है ये इसमें भी हेल्पफुल होता है। जो हमारा रिस्क जो है कम से कम करने में कोशिश करता है। ये डिसाइड करता है कि हाँ जो कंपनी है वो कहाँ से पैसा ले और कहाँ पे यूज़ करे। इसलिए वो कहाँ से पैसा ले, किस से ले, जो जिसमें कम से कम रिस्क हो। कंपनी उससे पैसा लेना ज़्यादा पसंद करती है जिसमें कम से कम रिस्क हो, जिसमें कम से कम रिस्क हो। तो हमारा जो लेस रिस्की सोर्स होता है वो हमारा इक्विटी होता है रेदर देन डेट। इक्विटी इज द लेस रिस्की सोर्स ऑफ फाइनेंस रेदर देन डेट। क्योंकि कंपनी को डेट में जो है वो इंटरेस्ट है वो कंपलसरी पेमेंट करना होता है। डेट में कंपनी को क्या करना होता है, इंटरेस्ट वो है वो कंपलसरी इंटरेस्ट होता है वो कंपलसरी पेड करना होता है। इसलिए कंपनी जो है वो जो होती है इक्विटी इसलिए लेती है कि कंपनी को है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ना करना पड़े। और जो इक्विटी है उसमें जो कंपनी को वो लेस रिस्की भी होता है और डेट होता है वो मोर रिस्की होता है। डेट मोर रिस्की होता है और डेट जो है चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है। इक्विटी होता है वो कॉस्टली होता है बट लेस रिस्की होता है। तो दोनों के अपने बेनिफिट हैं। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक कंपनी का ये भी ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो कंपनी की वेल्थ है वो ज़्यादा ज़्यादा वेल्थ को है मैक्सिमाइज करे। इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इट मीन्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द कंपनी ओवर ए लॉन्ग रन। अब देखो कंपनी अपनी जो वेल्थ है उसको कैसे मैक्सिमाइज करेगी। कंपनी जो है अपनी वेल्थ को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहिए। जो कंपनी अपनी वेल्थ है वो कैसे मैक्सिमाइज होएगी कंपनी की वेल्थ। देखो जो हम फिनेंशियल मैनेजमेंट में जो हम डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं हमारा फिनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो कंपनी जो है ऐसे फिनेंशियल डिसीजन में जो कंपनी है ऐसी जगह से पैसा लेगी जहाँ से उसको लेस रिस्की हो और लेस कॉस्टली हो, जहाँ से पे उसको कम कॉस्ट मिले। और वो जो अमाउंट जो कंपनी यूज़ करेगी जो हमारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसमें हमें कैसे इन्वेस्ट करें जो कंपनी को जहाँ ज़्यादा क्या दे सके, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे। और जो कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो वो उसको शेयर होल्डर्स में देगी और जो पैसा बच जाएगा वो रिटेन्ड अर्निंग के रूप में कंपनी जो है वो अपने पास रख लेगी। कंपनी क्या रिटेन्ड अर्निंग के रूप में अपने पास रख लेगी। इसलिए उस रिटेन्ड अर्निंग को आने वाले टाइम में जो कंपनी यूज़ करेगी उससे कंपनी की ये क्या है ग्रोथ बढ़ेगी और कंपनी का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा। तो अपनी कंपनी क्या करेगी, एक तो अपने शेयर होल्डर को है
जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, वो कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनको ज़्यादा ज़्यादा एक तो डिविडेंड दे, और जो है रिटेन अर्निंग के रूप में भी अपना प्रॉफिट रखे, कंपनी की उससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे हम। आज हमने थोड़ा सा पढ़ा है, पर आपको मैंने जो क्रक्स होता है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो बता दिया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हम कैसे पैसा, कहाँ कहाँ से पैसा लेते हैं और कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या बेसिकली मीनिंग है, इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।